आज के हमारे जो वीडियो है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर मैंने आप बताते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी। उसके हम 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हम डेली 30 क्वेश्चन करेंगे साइकोलॉजी के, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनकी बार बार आने की संभावना रहती है और बार बार आते हैं। पहला आता है पियाजे के अनुसार विकासात्मक सिद्धांत आरेख विकास के सुनिश्चित करता है। इसमें कह रहा है कि कौन सा आरेख है जो यह बताता है, पियाजे के अनुसार यह बताता है कि विकास हो रहा है। तो देखेंगे ये है, इस तरफ विकास है, ये हो गया विकास, इस तरफ आयु लिखेंगे। ये डायग्राम कुछ ऐसा 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 और ऐसा बन जाएगा, जो हमें बता रहा है कि विकास हो रहा है। पहले इतना विकास हो, फिर इतना हो, फिर इतना होगा। ठीक है, तो विकास का लेवल बढ़ता जा रहा है। क्लियर। अब दूसरा देखिए, आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें मिस्टेक कर दी, इसमें लिखा नहीं, चलो मैं कर देता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे, एक अध्यापक ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग अलग है, एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई महसूस कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि यह डायमंड चित्र बनाने में भी दिक्कत महसूस करेगा। यह अनुमान उन्हें कैसे लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली क्रिया है। विकास है एक व्यवस्थित क्रम में होता है। तो भाई आज इतना सामाजिकरण विकास हुआ, फिर विकासात्मक हुआ, फिर भावनात्मक हुआ, रचनात्मक हुआ। तो विकास स्टेप बाय स्टेप होने वाली एक प्रक्रिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। मानव विकास में अनुवांशिक एवं परिवेश की भूमिका को दर्शाता है। अनुवांशिक वो होती है जो हमें पीढ़ी बाई पीढ़ी, जैसे हमारे फादर कुछ जो गुण है वो हम में आ गए, हमारे फादर में उनके फादर के आ गए, उनके फादर में उनके आ गई, तो ये चलता रहता है। ठीक है, परिवेश की भूमिका को दर्शाता है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा विकास के विभिन्न आयामों में अनुवांशिक परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है। ये टाइम के अनुसार धीरे धीरे बदलते रहते हैं। वही हम फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि पहले 2G फ़ोन चलता था, फिर 3G आया, 4G आया, तो उसमें चेंज होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी जो भी इंसान है, जो भी वुमेन है, उनके सबके पास अपनी क्या है, अपना माइंड है, वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्राय एक पाठ्य चर्चा विद्यमान रहते हैं जिससे शामिल है। इसमें क्या कह रहा है कि समाजीकरण के अनुसार विद्यालय के आसपास एक पाठ्यक्रम चर्चा विद्यमान रहती है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें तो आंसर हो जाएगा अंत क्रियाओं या वे सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिका से संबंध अनौपचारिक संकेत। इसमें क्या कह रहा है? इसमें काफ़ी बड़ा लिख दिया है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 में आया था या 15 या 16 कुछ ऐसा आया हुआ है, उसके क्वेश्चन है, तो उन्होंने एक बड़ा चढ़ा के लिख दिया। लेकिन इसका सिंपल से मतलब है कि विद्यालय उसके आसपास जितना भी सामाजिक लोग रहते हैं, उनका आना जाना, उनको देख के बच्चे सामाजिकरण में अनौपचारिक संकेत करते रहते हैं। अनौपचारिक संकेत क्या होता है कि उनके जैसे बनने की कोशिश करते रहते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। जो कोलबर्ग है, जो साइकोलॉजी के लोग हैं, उन्होंने बताया कि विकास की चरण का लक्षण क्या है, क्योंकि बालक के अंदर विकास हो रहा है। तो इसमें सभी सांस्कृतिक से संबंधित चरणों की स्वर भूमिका श्रृंखला है। यहाँ पे श्रृंखला कि जो व्यक्ति, उसमें जो सांस्कृतिक श्रृंखला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये 2015 में आया था। ठीक है, मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट पेपर में आते हैं। इसी डेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा विकास के लिए पियाजे द्वारा कौन सा सिद्धांत कम आंका गया है? इसे पूछ रहा है कि जब एक बच्चे के अंदर भाषा विकास होती है तो कौन सा सिद्धांत है जो पियाजे ने उसको कम बताया है कि ये औरों से कम है? ऐसा नहीं होता है, उसमें होता है आंसर है अहम केंद्रित भाषा विकास। ये भाषा आएगा, ये जो हमारा टाइपिस्ट है उसने मिस्टेक रखी है, भाषा आएगा यहाँ पे, भाषा विकास बोलना पड़ेगा, इसमें बच्चे कन्फ्यूजन आएगा, भाषा विकास। ठीक है, अब अगला देखेंगे, एक अध्यापक
विद्यार्थियों से संकल्पना से मानचित्र बनाने को कहती है। अध्यापिका आएगा यहाँ पे, कहती है वह कौन सा आकलन कर रही है, रचनात्मक आकलन। क्योंकि हम जब भी कोई मानचित्र बनाते हैं तो अपनी सोच विचार से बनाते हैं, रचनात्मक करते हैं, उसकी रचना करते हैं, तो इसका जाएगा रचनात्मक आकलन। स्टूडेंट देखेंगे जो भी इसमें मिस्टेक है वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। कब सारी मिस्टेक आ रही है अभी तक उसमें। ब्लूम के पुनः वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ब्लूम के द्वारा ऐसे बनता है, ब्लूम के द्वारा पुनः विवेकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो इसमें आएगा एक समाधान की तरीके सुगमता का प्रशिक्षण करना, के व्यवस्थित तरीके से एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप लगाना ब्लूम के अनुसार बताया गया है। क्वेश्चन 9 देखेंगे, वंचित विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक को किस मूल्यांकन में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो भाई वंचित बच्चा वंचित है, भाई कोई अनाथ है, अनपढ़ है या पहली बार स्कूल आया है, तो उसके साथ कैसे एक टीचर को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो उसके साथ करना चाहिए विद्यार्थी की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व आएगा कि जो विद्यार्थी है उसकी जो भी योग्यता है उसकी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होनी चाहिए। 10 नंबर है, किस पद्धति का उपयोग करके हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं, कुछ विद्यार्थी होते हैं जो बोलते बीच बीच में हकलाते हैं, कुछ ज़्यादा हकलाते हैं, कुछ कम हकलाते हैं, तो उसको कहते हैं परवादित वाक्य। ये शुद्ध हिंदी में लिखा है परवादित वाक्य, या आप सुन के परदीय वाक्य। तो परदित वाक्य क्या होते हैं कि उनको उन शब्दों को बार बार रिपीट कराया जाता है जिसमें वो ज़्यादा हकलाते हैं, ठीक है। होलोग्रेड स्पीच बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। क्या देखेंगे, एक समावेशी क्लास वह है जहाँ, इतना ही कुछ नहीं कि भाई एक समावेशी क्लास है जहाँ। आप कैसे पता लगाएंगे कि समावेशी क्लास है। समावेशी क्लास क्या होती है, सभी चाहे अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सभी को एक साथ पढ़ाना। क्या करेंगे, जहाँ विद्यार्थी भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तक से ही पढ़ाए। तो जो अध्यापक है उनको जो उनका पाठ्यक्रम उनको दे रखा है, CBSE NCERT है जो भी है, उसके अनुसार ही पढ़ाएं। विद्यालय छोड़ने वाले स्टूडेंट के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा या संस्थाओं के द्वारा विभिन्न उपयोग किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं कि भाई काफ़ी बच्चे होते हैं जो बीच में ही 4, 6, 5th क्लास तक या 8th क्लास तक या 10th क्लास तक पढ़ने के स्कूल छोड़ जाते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, जैसे हम स्कूल लेके चलते 3rd क्लास तक मान चलते हैं इसकी वजह से। तो 3rd क्लास तक जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर इसको छोड़ जाते हैं। उसके रीज़न क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, वो कह रहे हैं जो बच्चे अनिवार्य पाठ्य चर्चा को स्वीकृत नहीं कर पाते उनको विकल्प पाठ्य चर्चा का न होना। कह रहे कुछ बच्चे होते हैं भाई जैसे कोई सब्जेक्ट है उसमें वो रुचि नहीं रखते, लेकिन उनको ज़बरदस्ती ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो वो विद्यालय को छोड़ देते हैं या फिर उस सब्जेक्ट में वो रुचि लेना कम कर देते हैं। 13 नंबर देखेंगे, अधिगम है क्षमता। अधिगम है क्षमता क्या होती है, क्षमता आएगा यहाँ पे। क्षमता क्या होती है, सामान्य या उससे बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में पाई जाती है। अधिगम है किन बच्चों में पाई जाती है, एक ऐसे बच सकता है सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में पाई जाती है। अगला 14 देखेंगे, 14, समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहाँ। समस्या समाधान किन विद्यालयों में सफल होता है, इसमें लिखेंगे जहाँ पर परिवर्तनशील लचीला पाठ्यक्रम है, जहाँ पर हम विद्यार्थियों के अनुसार पाठ्यक्रम को परिवर्तनशील कर सकते हैं या पाठ्यक्रम लचीला है। लचीला मतलब ये नहीं है कि वो मुक्त हो जाए, लचीला मतलब है कि उनके अनुसार, किनके अनुसार, विद्यार्थियों के अनुसार सुगम है। 15 देखेंगे, संज्ञानात्मक प्रशिक्षता तथा शैक्षिक संवाद क्या होता है। तो इसमें आएगा अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करना। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, संज्ञानात्मक शैक्षिक संवाद क्या होता है, तो आप लिखेंगे अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करना।
16 देखेंगे, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है, उसके लिए सही मार्ग कौन सा होगा। एक अध्यापक है, वो देख रहा है कि भाई कुछ स्टूडेंट है वो बार बार मिस्टेक या गलतियां करते रहते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए क्या जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उसे उन त्रुटियों को संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ में अवबोधन में हस्तक्षेप करती है। स्टार्टिंग में जब भी वो उनकी त्रुटियाँ ठीक करना शुरू करें तो उनको उन समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो उनको अगले स्टेप में या अगले पाठ्यक्रम या अगले उनके लेसन में या उनके आप कह सकते हैं उनके विकास में अवरोध पैदा करती है, उससे उन त्रुटियों को पहले ठीक करना चाहिए। अब 17 देखेंगे, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है। एक देविका नाम की लड़की है, वो कोई भी काम करती है तो उसकी उत्तेजना है वो पूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साहित मतलब कम होती है। उन दोनों के भावनात्मक अनुभव का अंतर किससे संबंधित है। तो उसके बाद अनुकूलन का स्तर। अनुकूलन, कोई स्टूडेंट किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकता है, ज़्यादा देर तक टाइम उसको दे सकता है, और कुछ स्टूडेंट होते हैं जिसको एक बार पढ़ लिया उसके बाद नेक्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकूलन का स्तर। 18 देखेंगे, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण को महत्वपूर्ण स्थान है। इससे प्राप्त सूचनाओं को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के शिक्षण से जोड़ा जा सकता है। उसका आंसर आएगा परिस्थितिकता, इकोलॉजिकल। ठीक है, इकोलॉजिकल। देखो स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम हिंदी में बोलने या लिखने में कन्फ्यूज़न महसूस करते हैं। तो जब भी आप हिंदी मीडियम से अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप उसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि इंग्लिश में इकोलॉजिकल सर ने बताया था या किसी ने बताया था, सुना था कि ये सही है, तो उस पर टिक लगा सकते हैं। 1 2 3 वो सेम ही लिखे होते हैं। 19 देखेंगे, क्लास रूप में एकाग्रता से ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। एक बच्चा है, उसका क्लास के अंदर ध्यान नहीं लग रहा है, तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे, बच्चे को उस जगह बैठाएंगे जहाँ पे उसका ध्यान कम से कम भंग हो सके। आप इसको छोड़ दीजिए, लिखा है बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ वो सबसे कम ध्यान भंग हो उसके। ये पर्टिकुलर लिया जाए ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बच्चे को उस स्थान पर बैठाना जहाँ पर उसका ध्यान कम से कम भंग हो। 20 देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया। भाई सबसे पहले आपसे पूछ लिया भाई सर्वप्रथम बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया, तो इसका आंसर आएगा जॉन डेवी ने किया था। अगला 21 देखेंगे, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को, एकल अभिभावक कह रहे जिसके या तो पेरेंट से मदर नहीं है फादर नहीं है, उन बच्चे को पढ़ाते समय, या दोनों ही नहीं है, एकल ये भी लिखते हैं दोनों नहीं है, उन बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो उसका आंसर हो जाएगा, उसको अनदेखा कर बच्चे के साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए। उसको भूल जाना चाहिए उस पेरेंट्स है नहीं है, स्कूल आ रहा है तो उसके साथ सामान्य व्यवहार रखें, जैसा वो नॉर्मली बच्चों के साथ करता है उस वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगला देखेंगे, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ का अर्थ है। प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं, ऐसे विद्यार्थी जो वर्तमान स्तर पर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर में पनौत करना, इसको पदोन्नति करना। कि भाई प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं कि अपनी क्लास के साथ साथ दूसरी क्लास उनसे जो एक लेवल बड़ी है उस क्लास को भी समझने में सक्षम है, उन बच्चों के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहा है। अगला देखेंगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोगी है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी है उनके लिए कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोगी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दी गई संकल्पना के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। क्या
आपको पता है ये प्रतिभाशाली, तो आप उसे कह देंगे भाई कि इस चीज़ के बारे में कोई नाटक लिखो या इस चीज़ के बारे में कुछ लिखो, तो प्रतिभाशाली है तो वो नॉर्मली उसको लिख देता है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोगी है। तो आप ये लिख सकते हैं, दी गई संकल्पना के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, या वो काम जो खुद करे, वो कोई गाइडेंस ना करे। 24 देखेंगे, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था कौन सी होती है। शारीरिक गतिक, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था कौन सी होती है। अंतिम अवस्था का मतलब ये है कि वो आगे चल कर क्या बन सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे शल्य चिकित्सक। 26 देखेंगे, प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं, या प्रतिभाशाली बच्चे कौन है, तो इसमें लिखेंगे बिना किसी की सहायता के अपने संपूर्ण विकास करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जो बिना किसी की सहायता के अपना पूर्ण विकास कर लेते हैं। 27 देखेंगे, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से बाहर रखने वाले शिक्षक के लिए ब्लैंक का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो मिश्रित है, जिसमें भाई वीक भी है, अपर भी है, लोअर भी है, या डाउन भी है, यानी मतलब है कि नॉर्मल बच्चे भी है, सामान्य बच्चे भी हैं, उनसे थोड़े इंटेलिजेंट भी है, और जो प्रतिभाशाली या मोस्ट इंटेलिजेंट है उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए शिक्षक को, तो साथ करना चाहिए विकासात्मक अवस्था का, कि जो स्टूडेंट किस विकास की अवस्था में चल रहा है तो उस हिसाब से उसको करना चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। 28 देखेंगे, शिक्षक अधिनियम 2009 है ये, बिल्कुल इसमें शुद्धि वो लिख दी, संस्कृत टाइप में लिख दिया, के बाद कक्षा कक्ष, इतना ही क्वेश्चन बनेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बाद कक्षा कक्ष क्या हो गया है, डॉट डॉट कर दिया, क्या हो गया है, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय हो गया है 2009 के बाद। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आए हुए हैं, ये अब तक 28 है, ये आए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं बता दूंगा। तो देख 2009 में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्ड की ओर संकेत करता है। ये क्या है, स्कैफोल्ड क्या है, सीखने में वयस्क द्वारा स्थायी सहयोग, कि भाई मैं कुछ सीखना चाहता हूँ तो मेरे से जो वयस्क है, जो मेरे से बड़ा है, उसके द्वारा सिखाई गई स्थायी सहयोगिता, वो मेरे को सहयोग कर रहा है, मेरे को गाइडेंस कर रहा है। ठीक है, 30 देखेंगे, 30 में लिखना है, मैडम चाय खाती है, वाक्य कैसा है, तो देखेंगे वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ की दृष्टि से गलत है। ध्यान देंगे, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ की दृष्टि से गलत है, क्योंकि चाय पी जाती है ना कि खाई जाती है। अब देखेंगे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकोलॉजी के, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडालॉजी, इसमें ध्यान रखेंगे। जो ये फिलहाल मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये पेपर के अंदर आए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखेंगे 14, 15, 16 उसके ये आए हुए क्वेश्चन हैं। मैं अभी स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन रखूँगा जो आए हुए हैं, उनके बाद हम प्रैक्टिस सेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।